हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक यहाँ पे लेकर के आए हैं दैट इज़ योर ब्रेक इवन एनालिसिस। आज के इस वीडियो में ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जहाँ पे आपका जो है फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की गई है या फिर इवन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की बात की गई है और वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनने के चांसेस है, जहाँ पे एक डाटा दे दिया जाएगा, उसके थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि वो पॉइंट निकालिए जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस कीजिए, ब्रेक इवन एनालिसिस कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग दोनों में कवर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें तो अगर लेट सपोज आप कोई भी एक बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो, आपने थोड़ा सा उसमें कैपिटल लगाया, कैपिटल यानी कि आपने अपनी पॉकेट से कुछ पैसा उसमें लगाया, उससे सामान लेकर के आए, प्रोडक्शन किया या फिर अगर ट्रेडिंग की तो आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे ही एक दिन में दुकान खोली, एक दिन में शॉप खोली, वैसे ही हज़ारों कस्टमर आ जाएंगे या वैसे ही आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। एक बिजनेस जब शुरू होता है तो उसको जो है एक बेटर पोजीशन में आने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। शुरू में आपको लॉसेस भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन सेल से जो आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो भी रिवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है वो उतना नहीं होता, बल्कि उससे कम होता है। यानी कि जो भी आप माल बेच रहे हो, जो भी आपका सेल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, पर जो आपकी कॉस्ट लगती जा रही है वो ज़्यादा लगती जा रही है। तो इस सिचुएशन में ये हर बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं है किसी एक बिजनेस में, ये हर बिजनेस में होता है। ऐसा करते करते बिजनेस में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपका जितना पैसा आप लगा रहे हो उतना ही आपको जनरेट करके सेल से मिल रहा है। लेट सपोज मैं अगर 1000 रुपीज़ लगा रही हूँ तो मेरी सेल जो हो रही है वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ की हो रही है। इन अ नटशेल, जितना पॉकेट से मेरे जा रहा है उतना ही मेरे पास आ रहा है। तो ऐसी स्थिति पे ना ही मेरा कोई लॉस हो रहा होता है, ना ही प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर और ज़्यादा आम भाषा में बात करें तो मेरी जो लागत लग रही होती है मैं सिर्फ वही निकाल रही होती हूँ। कई बार होता है ना, आप कई लोगों से पूछते हो कि भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, तो वो कहते हैं कि भाई बस जितना लग रहा है उतना निकल रहा है, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपका जो है एक तरीके से कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि जितना कॉस्ट आप लगा रहे हो और जितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बराबर आ जाता है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा जब बिजनेस और बेटर सिचुएशन में आता है तब आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है और कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू योर रिवेन्यू। तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि जो कॉस्ट लग रही है उतना ही आपका रिवेन्यू आ रहा है। जो कॉस्ट आपकी लग रही है, कॉस्ट इज इक्वल टू रिवेन्यू वाला सिचुएशन, तो उतना ही आपका रिवेन्यू आ रहा है। तो उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक और थोड़ी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज्ड इन इट्स नैरो सेंस। ठीक है, ये जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाली टेक्निक है, टेक्निक ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की। भैया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है, कितना कॉस्ट का प्रॉफिट बन रहा है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी एनालिसिस जो है यूज़ किया जाता है नैरो सेंस में। इट इज़ द पॉइंट एट विच लॉसेस सीज एंड प्रॉफिट बिगेन्स। यानी कि ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लॉसेस कम होते हैं और प्रॉफिट होना शुरू होता है। यहाँ पे आपका जो है लॉसेस क्या हो जाता है, अब कम होता है और प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है इस पॉइंट के बाद से। ब्रेक इवन पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ वैल्यू बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट। क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये किस किस के बीच में, आपका कॉस्ट के बीच में जो आपने पैसा लगा दिया है, प्राइस के बीच में एंड प्रॉफिट के बीच में। तो इन सब के बीच का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों आकर के मिलते हैं, इनका मिलन होता है, 7 समुंदर पार से ये आकर के मिलते हैं और फिर वापस जुदा हो जाते हैं। इंडीड इट इज़ एन बैलेंसिंग पॉइंट, अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉसेस। यानी कि ये एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट है जहाँ पे आपका ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। एक तो हमारा कैमरा पता नहीं क्यों टेढ़ा ही रहता है, चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ऑल्सो कॉल्ड जीरो पॉइंट कॉस्ट, यानी कि इसको ब्रेक इवन पॉइंट को एक और चीज़ कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड जीरो पॉइंट कॉस्ट, यानी कि जीरो पॉइंट कॉस्ट ये आपका कहलाया जाता है। In a broad sense, it refers to a system of analysis that can be used to determine the profitable profit at any level of activity.
तो एक तरीके से ये कब रेफ़र किया जाता है, इस सिस्टम को कब यूज़ किया जाता है, एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि आप जो है डिटरमाइन कर सको कि कौन कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, कि भैया इतने इस लेवल पे तो हमारा जो है ब्रेक इवन होगा, इसके बाद हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा तो इतना प्रॉफिट होगा। तो एक तरीके से आप ये डिटरमाइन कर पाते हो। इट इज़ अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वेयर बाय द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट position of the change in volume, price, cost and mix can be estimated definitely and accurately। यानी कि ये एक ऐसा टूल है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का, जहाँ पे आप अपने जो प्राइस, कॉस्ट और एक तरीके से वॉल्यूम में चेंज आता है उसके कारण क्या पोजीशन बन सकती है, ठीक है, प्रॉफिट का क्या इम्पैक्ट बनेगा, प्रॉफिट का पोजीशन क्या बनेगा, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पोजीशन, जहाँ पे अब आप वैल्यू चेंज करोगे, प्राइस चेंज करोगे, कॉस्ट करोगे या इन सब का कुछ चेंज करोगे तो आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ने वाला है, ये बात आपको पता चलती है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ BEP। कैमरा सीधा नहीं रहता तो हम नोटबुक की टेढ़ी कर लेते हैं, छोड़ो। कैलकुलेशन ऑफ BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज फाउंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला और यूजिंग अ ग्राफ। अब यहाँ पे आप दो चीज़ से कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला, एक ग्राफ से। अभी हम आपको जो है फॉर्मूला बता रहे हैं, ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इवन फॉर्मूला भी हमने उस पर पूरे अच्छे से डिस्कस किया था। इट इज़ कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप ब्रेक इवन पॉइंट जो है निकाल सकते हो। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स यानी कि कितने यूनिट्स को बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा, 1000 यूनिट्स को बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा या 2000 के बाद, तो ये जब यूनिट्स में बात की जाती है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। एंड जब आप रुपये में बात करते हो कि कितने रुपए का जो है सेल करने के बाद, कितना पैसे को सेल करने के बाद मुझे जो है ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो वहाँ पे आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ बात करते हो। अब यूनिट्स में अगर आपको निकालना है तो आप देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट की कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके बाद अपॉन में योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वहीं अगर बात करें रुपीज़ की तो वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में टोटल कंट्रीब्यूशन आपने कितना किया इनटू सेल, कि कितने यूनिट्स की सेल हो गई आपको, तो उससे आपको मिल जाएगा इन रुपीज़ में। अब इसका थोड़ा सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक करने में हेल्प करता है कि आपको ठीक है इतने पॉइंट के बाद प्रॉफिट होना जनरेट होना शुरू हो जाएगा, इतना बेचने के लिए आपको कम से कम साल भर लगेगा, साल भर के लिए मैं ठीक हूँ, अगर मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको हेल्प करती है कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट लेकर के चलनी है। इट सर्व्स एज अ यूजफुल टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छी टूल है, क्योंकि आपको पता चल सकता है कि इतना कॉस्ट पे मुझे जो है इतना प्रॉफिट चेंज हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि इसमें ये आपको हेल्प करता है आपको कि आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप चेंज करते हो अपने प्राइस में, कॉस्ट में या फिर इन सब के मिक्स में। तो यहाँ पे जो है अगर आपने कॉस्ट में कुछ चेंज करना है तो उसको कैसे इफेक्ट पड़ेगा ये चीज़ भी आपको पता चल सकती है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा आपको, यूजफुल टेक्निक है। इट असिस्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसीज। प्राइस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, बनाने में भी आपको असिस्ट करेगा कि कितना प्राइस रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, अगर ये रखा तो कितने टाइम में हमें जनरेट होना प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। इट कैन बी यूज टू स्टडी द कंपैरेटिव प्लांट एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री। अब किसी एक इंडस्ट्री में कई सारे आपके प्लांट्स होते हैं, तो आपको ये भी हेल्प करेगा कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कि दो में अगर आपको स्टडी करनी है कि अगर हमें इसमें पैसा लगा रहे हैं या इसमें लगा रहे हैं तो किस में ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ रहा है, कितने यूनिट्स पे आ रहा है, कैसे सिचुएशंस पे आ रहा है, तो वो सारी कंपैरेटिविटी स्टडी आपको करने में एक हेल्प करेगा आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट। It is useful for determining cost and revenue at different level of activity। हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपके cost and revenue को डिटरमाइन करने में आपको हेल्प करेगा। ये आपको ऑल्सो हेल्प करेगा सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में कि आपको कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए ताकि डिजायर्ड प्रॉफिट आपको निकल के आ जाए। यूज़फुल है फोरकास्ट करने में, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर का थोड़ा सा एक आइडिया लेने में कि सेल एंड प्रॉफिट क्या होने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशन। अगर हर चीज़ की जो है एडवांटेजेस नहीं होती, एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, तो सेम गोज विद दिस वन। अगर एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब यहाँ पे क्या लिमिटेशन है, यहाँ पे आप अज्यूम करके चलते हो कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो हैं वो कैन बी जो है वो आप अपने पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे रखते हो। यानी कि आप जो फ्यूचर का प्रोजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस में आप क्या करते हो, यही तो देखते हो ना, इतना प्रॉफिट होगा, इतना जो है एक सेल होगा, तो अब ये
एक्चुअली में होने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई ठप्पा लगा के नहीं दे रहा कि इतना तो होगा ही होगा। दिस इज़ जस्ट एन अजम्पशन जो आपने किए हैं, और अजम्पशन आप कब करते हो? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। आने वाले व्यक्ति पे भी आप जो है ऐसे ही सोचते हो कि ये भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है। उसी तरफ आपकी कंपनी में जो होता है, आप देखते हो कि इसका पास्ट खराब है, तो इस कंपनी में हो सकता है आगे चल के ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप पास्ट रिकॉर्ड्स देख करके फ्यूचर के प्रोजेक्शंस करते हो, और हो सकता है कि वो पास्ट रिकॉर्ड्स गलत हो जाए, नॉट करेक्ट बन जाए। इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन इन द लॉन्ग रेंज प्लानिंग। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लंबी प्लानिंग के लिए जो है इसका लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, ज़्यादा अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, मोदी जी हट जाए, राहुल जी आ जाए, या राहुल जी की जगह ममता जी आ जाए, या कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी लॉन्ग जो चीज़ें चलती हैं, तो उनको जो इम्पैक्ट करते हैं आपकी इन्वायरमेंट, आपका गवर्नमेंट, आपका लोग, तो ये सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो लॉन्ग वे में, लॉन्ग टर्म में आप जो है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीटली इग्नोर्स द कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने जो बात की थी, यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं हुई कि कैपिटल जो एम्प्लॉय किया गया है, कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि जो बिजनेस में कैपिटल लगाया गया है प्रोपराइटर द्वारा, या फिर लिया गया है शेयर होल्डर्स या दूसरों द्वारा, तो वहाँ पे क्या है, वो कैपिटल जो शुरू में लगाया गया है, अब उसका यूज़ तो किया होगा कच्चा माल खरीदने के लिए, उसको बनाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको जो है कम्प्लीटली यहाँ पे इग्नोर करके चला जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस में आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है उसको जो है नहीं लेते हो इन प्रोजेक्ट। इट अज्यूम दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स फॉर एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या समझा जाता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी ही रहेगी, सेम रहेगी, चाहे किसी भी लेवल का प्रोडक्शन हो। अब देखो, मैं छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मैंने अपने घर के एक कमरे में किया, वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, लेट सपोज किराया दिया, ठीक है, अगर किराए पे हो तो वो किराया दिया, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन वहीं पर अगर मैंने वो एक बड़े लेवल पर जा करके अगर मैं कर रही हूँ, वहीं पर मुझे आगे चल के कोई 2 कमरे लेने पड़ गए, 3 कमरे लेने पड़ गए बड़ा उसको बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया। तो यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ा, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आपका फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स तो रहता ही रहता है यहाँ पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पूरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स रहेगा, कि अगर आज जब छोटी सी कंपनी हो तो भी उतना ही फिक्स्ड है, और कल को बहुत बड़ी हो जाओगे तब भी उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट है, ऐसा नहीं होता। लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन इसमें आप ये जिम करके चलते हो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन सेम ही रहने वाला है, चाहे कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एक्चुअल स्थितियाँ नहीं दिखा पाती, बट एक्चुअली इट विल रिमेन फिक्स्ड ओनली अप टू अ सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी सिर्फ एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ही आपका वो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहता है। जैसे अगर मेरे थोड़े से एरिया में मैंने किराए पे काम कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वो क्या है, वहाँ पे मैं सिर्फ 1000 पीस ही प्रोडक्शन कर सकती हूँ, तो वो 1000 पीस प्रोडक्शन करने के लिए मुझे मान लो 2000 रुपये किराया देना पड़ रहा है। वहीं पे जब मैंने सोचा कि मुझे अब ये प्लांट बनाना है, बड़ा करना है, या फिर ये काम बड़ा करना है, तो मैंने 2 रूम ले लिए, तो वहाँ पर प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ गया, 1000 की जगह 2000 हो गया लेट सपोज, और किराया भी 4000 हो गया। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ गई एक, या फिर उससे ज़्यादा हो गई तो भी वो बढ़ गई। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है शॉर्ट रन एनालिसिस होता है, जहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप आप जान सकते हो कि कितने वॉल्यूम पे कितना कॉस्ट मिलेगा। इट विल चेंज अकॉर्डिंगली टू वेरिएशन इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और न्यू इक्विपमेंट्स। ये क्या है, ये चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, अगर आपका अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन कॉस्ट, यानी कि अगर वेरिएशन आती है कॉस्ट में, किसके कॉस्ट में, मटीरियल के कॉस्ट में वेरिएशन आ गई, लेबर में आ गई, नया मेथड आपका प्रोडक्शन का हो गया, न्यू इक्विपमेंट्स आ गए, तो यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा ये आपका एनालिसिस का पॉइंट। The profit are a function of not only output but also other factors such as technological changes, improvement in the art of management, etc. These have been ignored in break-even analysis. अभी हमने बात की थी ना, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई या दूसरी अदर फैक्टर्स चेंज हो गए जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। सो द प्रॉफिट आर अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली आउटपुट बट ऑल्सो अदर फैक्टर्स। जो प्रॉफिट होता है सिर्फ आपका जो है आउटपुट का फंक्शन नहीं होता कि 20 यूनिट बना दिए तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, बट उसके अलावा भी और अदर फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए या इंप्रूवमेंट हो गई किसी चीज़ में, इन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट में, तो ये सब चीज़ें ब्रेक इवन में जो है एक तरीके से इग्नोर होती हैं।
सो ये थे लिमिटेशन ऑफ योर ब्रेक इवन पॉइंट। सो एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लिखिए ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा छाप के आ सकते हो, बहुत अच्छे से आप जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ इन अ नटशेल काफ़ी चीज़ें लिख दी है। अदरवाइज अगर आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के अगर इंक्लूड किया गया है, यानी कि छोटा सा पार्ट नहीं है आपके सिलेबस में, ये बड़ा पार्ट है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल देख सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, एक टेबुलर फॉर्म में उसका टेबल बना करके एंड उसको जो है एक्सप्लेन करके एंड देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।